तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अचानक यूक्रेन के दौरे पर पहुंचे और इसे लेकर जबरदस्त चर्चा है। फूमियो किशिदा के यूक्रेन दौरे की वजह से जुड़ी कुछ जानकारी है, तो वो हम यहां पर आपको बता देते हैं। तो यूक्रेन पर हमले के बाद से वहां का दौरा नहीं किया है। ये फूमियो किशिदा की हम बात कर रहे हैं। अचानक यूक्रेन क्यों पहुंच गया किशिदा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं, तो ये आपको बता दें। जनवरी में किशिदा ने ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की थी और फोन पर बात करने के बाद ज़ेलेंस्की ने किशिदा को यूक्रेन आने का न्योता दिया था कि आप यूक्रेन आइएगा। G7 सदस्य देशों के नेता यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी हैं। घरेलू स्तर पर यूक्रेन जाने का दबाव एक कारण हो सकता है, साथ ही वादा निभाने के लिए किशिदा का यूक्रेन जाने का यह फैसला हुआ, तो ये भी एक वजह यहां पर हो सकती है कि जो वादा किया था फोन पर बात करते हुए, जब न्योता दिया गया था ज़ेलेंस्की की तरफ से कि आप आइएगा यूक्रेन, तो इसलिए भी ये हो सकता है। अब आपको यह भी समझना होगा कि किशिदा और जब बात यहां पर हुई ज़ेलेंस्की के बीच में, तो किस तरह की बात हुई, दोनों की तरफ से क्या कहा गया, तो यहां पर हम आपको यह बता देते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि फूमियो किशिदा की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन शहर बुचा का उन्होंने दौरा किया है, जो किया है नेताओं ने, और ऊपर से जापान को पुराना दोस्त करार दिया। ज़ेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन ने कहा कि जापान तो हमारा पुराना दोस्त है। फूमियो किशिदा जब यूक्रेन गए तो वहां पर मारे गए लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, और ज़ेलेंस्की कहते हैं कि जापान शांति और व्यवस्था का रक्षक है, व्यवस्था एक बनाए रखने में एक मददगार साबित होता है। फूमियो किशिदा का कहते हैं कि क्रूरता पर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया, मतलब देखा उन्होंने जिस तरह से वहां पर बर्बादी हुई, उस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। तो वहीं रूस की तरफ से किए गए हमलों पर चर्चा ज़ेलेंस्की और फूमियो किशिदा के बीच में हुई, दोनों के बीच में बातचीत हुई कि कैसा रूस की तरफ से हमले यहां पर किए गए। इस दौरान फूमियो किशिदा बुचा में एक चर्च गए, वहां पर उन्होंने दौरा किया। तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की तरफ से G7 बैठक का निमंत्रण स्वीकार किया था। हालांकि फूमियो किशिदा ने पहले ज़ेलेंस्की को G7 बैठक का न्योता दिया था। और हमारे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट सिन्हा साहब लगातार जुड़े हुए हैं। सिन्हा सर, जापान और यूक्रेन, दूसरी तरफ हमने देखा चीन और रशिया, सब अपने अपने धड़ों में बढ़ते जा रहे हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से सारे देश धड़ों में बढ़ गए हैं। तो ये क्या अंदेशा क्या है, आने वाले वक्त की क्या तस्वीर है? देखिए, तस्वीर हिमांशु साफ है। पूरा 21st सेंचुरी के अंदर में जो रीअलाइनमेंट हो रही है, जो धड़े बट रहे हैं, यूनिपोलैरिटी से क्या ये बाइपोलरिटी में जाएगा, जो दो घर या मल्टीपोलैरिटी। मेरा ये मानना है कि ये मल्टीपोलैरिटी में है, जिसमें भारत भी एक धुरी की तरह उभर रहा है। मगर इस मल्टीपोलैरिटी में ये जद्दोजहद चल रही है दोनों से। देखिए, चाइना निकलना चाहता है अमेरिका से, अमेरिका रहना चाहता है कि हम ओनली सुपर पावर हैं, हम अकेला रहें और हम किसी को आने नहीं दें। इसकी ये लड़ाई है, और इसमें कितना आप दे सकते हैं स्पेस, वो डिपेंड करता है जमीन के ऊपर में, और उसकी हकीकत यूक्रेन में चल रही है। देखिए, जापान की फूमियो किशिदा पहुंचे हैं भारत के दौरा के बाद, दिल्ली से गए हैं वहाँ, वो डायरेक्ट वहाँ गए हैं। तो उसके 2-3 मैसेजेस हैं वेरी क्लियर। जापान की अपनी एक सुरक्षा है, जो पैसिफिज्म उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक उन्होंने थ्योरी अपनाई थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि हम ऑफेंसिव तरीके से नहीं आएंगे, उन्होंने न्यूक्लियर कभी नहीं लेंगे, उसको पैसिफिज्म कहते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। मगर वो अब त्याग रहे हैं, अब उन्होंने अपना डबल कर दिया। एक कुर्ली आइलैंड्स आपने सुना होगा, जो नदर्न आइलैंड है, उसके रशिया के साथ उनका प्रॉब्लम चल, जो कि उनके नदर आइलैंड हैं जापान के, और वहाँ पर उनकी ये ज़रूरत है कि वो रशिया के अगेंस्ट में खड़े हों, और इसलिए, और वो G7 के मेंबर हैं, G7 के चेयर उनके पास हैं, और वो लास्ट G7 के मेंबर हैं जो यूक्रेन पहुंचे हैं। तो ये एक देखने वाली बात है। और इसका G7 की जो सबसे बड़ी बैठक अभी जापान में चल रही है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे, मोदी भी, उन्होंने शायद ज़ेलेंस्की को बोला। G20 का बैठक जब हुआ था, आपको याद होगा, इंडोनेशिया में, बाली में, तब भी ज़ेलेंस्की को आना था और उधर से पुतिन साहब को आना था, मगर इन्होंने पूरे के पूरे उस दौरान इस तरह से हुई, क्योंकि इनका यह है कि रशिया को कंटेन करके रखना है आपको ट्रांस अटलांटिक रीजन में।
और उसको नहीं आने देना है। इसमें जापान भी ये मानता है, नहीं तो वो हावी हो जाएंगे इंडो पैसिफिक। तो ये बैलेंसिंग एक्ट्स हैं और और बीच इसीलिए में- ये शक्ति संतुलन की बात को लेकर हर जगह तनाव की स्थिति बनी हुई है और शक्ति संतुलन यहां पर बन नहीं पा रहा है, जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं।